नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद शिवम में। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में देख रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर 1। जी हाँ, तो प्यारे दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट के नोट्स एवं सजेशन बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं। साथ ही साथ आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी की न्यूज़ भी सबसे पहले दी जाती है। तो आप लोग सभी अपने अपने सब्जेक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में दे, तो आपको उस प्रकार से नोट्स एवं सजेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपको जो भी सब्जेक्ट का चाहिए। और वीडियो को अंत तक देखें और कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। यदि कॉपी कलम लेके बैठते हैं तो आपको जो है फुल मार्क्स मिलने की 100% गारंटी है। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। जी प्यारे दोस्तों, बीए पार्ट 1 इकोनॉमिक्स ऑनर्स मतलब अर्थशास्त्र जिन विद्यार्थियों ने ऑनर्स पेपर में रखा है उनके लिए आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पेपर नंबर 1 देख रहे हैं, पेपर 2 का भी हम क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं और वही क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाए। जी हाँ, 100% पूछा जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले बार कई बार भी पूछे गए हैं और इस बार भी अवश्य पूछे जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये 100% हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, तो आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन से हाईएस्ट 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हाईएस्ट 20 मार्क्स मिलेंगे। जी हाँ, इसके बाद यदि आप किसी गेस्ट पेपर या नोटबुक से कॉपी करके एग्जामिनर को आंसर दे रहे हैं तो आपको 10 मार्क्स भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। 10 मार्क्स से भी कम मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। यदि आप यहाँ से कॉपी यानी कि यहाँ से आप बढ़िया से एक एक बात को एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं तो फिर आपको 20 में 20 मार्क्स मिलने की 100% संभावना है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे और कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। यदि कॉपी कलम नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेते चले। और अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को हम इतना सारा मेहनत करवा रहे हैं और बदले में कुछ भी नहीं, सिर्फ एक शेयर ले रहे हैं और एक सब्सक्राइब ले रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और आज के वीडियो में उन विद्यार्थियों को बेनिफिट होने वाला जो मुंगेर यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, बीएनएमयू से हैं और बाकी बचे यूनिवर्सिटी के लिए हम अवश्य वीडियो लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखें और इन यूनिवर्सिटी वाले बच्चों कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ठीक है, आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, इसके अंतर्गत मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए और इस बार भी अवश्य पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम आंसर की बात करें। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, इसके अंतर्गत मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है। ठीक है, इस बात को हम काफ़ी बारीकी से समझने वाले हैं। प्रतियोगिता की दृष्टि से बाजार को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कंपटीशन की दृष्टि से जो है बाजार को 3 भागों में बांटा गया। तो अब देखेंगे प्यारे दोस्तों कि बाजार को किन किन भागों में बांटा गया है। ठीक है, बात को एकदम बारीकी समझेंगे। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके, बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, तो प्रतियोगिता की दृष्टि से बाजार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा है अपूर्ण प्रतियोगिता, तीसरा एकाधिकार। ठीक है, प्रतियोगिता की दृष्टि से बाजार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा अपूर्ण प्रतियोगिता, तीसरा एकाधिकार। आपको इसी प्रकार एग्जाम में लिखना है। ठीक है, ताकि आपके एग्जामिनर इम्प्रेस हो। ओके, अब देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक काल्पनिक स्थिति है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो है एक काल्पनिक स्थिति है। काल्पनिक का मतलब ये होता है, जैसे हम मन में सोचते हैं, अभी आंखें बंद कीजिए आप और महसूस कीजिए कि हम अभी अमेरिका में हैं, तो ये एक कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की भी एक काल्पनिक स्थिति है। ओके, जब बाजार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि कोई भी क्रेता या विक्रेता अपने प्रयास से मूल्य का प्रभावित नहीं कर सके तो उस पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार कहते हैं। ओके, अब बात को यहाँ समझने वाली बात है, जब बाजार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं, बाजार में तो आपको 2 ही मिलेंगे, क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि कोई भी क्रेता या विक्रेता अपने प्रयास से मूल्य को प्रभावित न कर सके, उसे पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार कहते हैं। ओके, पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, ये सरल भाषा में आंसर को तैयार किया गया है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेताओं या तथा विक्रेताओं में पूरी स्पर्धा होती है। जहाँ पे फुल यानी कंपटीशन होता है, उसके अंतर्गत क्रेताओं और विक्रेताओं में पूरी स्पर्धा होती है। ठीक है, थोड़ी सी भी कम स्पर्धा नहीं होती है, इन दोनों के बीच पूरी स्पर्धा होती है। तथा वस्तु का मूल्य बाजार में एक होता है। जैसे कि वस्तु का मूल्य बाजार में एक होता है, जैसे कि मान के चलिए कि आप कोई मार्केट में गए और आप सब्जी बेच रहे हो। सब्जी में मान के चलो परवल बेच रहे हो आप, तो आप बेच रहे हो 10 रुपये और आपके बगल वाला बेच रहा है 15 रुपये। तो ये जो है यहाँ पे बराबर नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है, आपका रेट जो है इक्वल नहीं है, तो इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, सेम इक्वल वस्तु होना चाहिए और इक्वल रेट होना चाहिए। वस्तु का मूल्य बाजार में एक होता है। ओके, पूर्ण प्रतियोगिता में। इसके बाद प्रोफेसर वेल्डिंग महाशय ने पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा निम्न शब्दों में दी है। आप लोग अंत तक हमारे साथ बनेंगे, क्योंकि
अब नहीं भी पढ़ने का मन है तो पढ़ना आपको मजबूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको 20 मार्क्स घर बैठे मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो आप लोग को कॉपी करते जाना है। ओके। प्रोफेसर वेल्डिंग ने पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा निम्न शब्दों में दी है। ठीक है, प्रोफेसर वेल्डिंग ने पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार उसे कहते हैं। तो आप लोगों से यदि ऑब्जेक्टिव में हम क्वेश्चन करें तो पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा निम्न शब्दों में कौन दी है? प्रोफेसर वेल्डिंग ने। पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार में उसे कहते हैं जिनमें अत्यधिक संख्या में खरीदने वाले एवं बेचने वाले हो तथा सभी विक्रेताओं एक ही प्रकार की वस्तु बेचते हो। ठीक है, उसे ही हम पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यानी कि कोई मार्केट है, उसमें अत्यधिक यानी कि काफ़ी संख्या में खरीदने वाले हैं और बेचने वाले हैं तथा सभी विक्रेता, जितने भी विक्रेता एक ही प्रकार के वस्तु बेचते हो, सभी को एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध हो, मतलब काफ़ी क्लोज हो, जैसे आप कहते हैं ना क्लोजली फ्रेंड्स। ठीक है, म्यूचुअल फ्रेंड नहीं, क्लोजली फ्रेंड्स का संबंध हो तथा सभी स्वतंत्रतापूर्वक वस्तु की खरीद बिक्री करते हो, यानी कि किसी के दबाव में कोई वस्तु की खरीद बिक्री ना करता हो, एकदम फ्रीडम, काफ़ी स्वतंत्रतापूर्वक वस्तु की खरीद बिक्री करता हो। इसके परिणाम स्वरूप पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रेता अपने वस्तु के लिए अधिक मूल्य नहीं मांग सकता है। ठीक है, तो कंडीशन ये दे दिया गया है पूर्ण प्रतियोगिता में। आप लोग कमेंट भी करते चलिए कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक कंडीशन क्या है कि खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा हो, बेचने वालों की भी संख्या ज़्यादा हो, सभी विक्रेता जो है एक ही वस्तु को बेचें, सभी में यानी सभी विक्रेता में एक दूसरे में घनिष्ठ संबंध हो तथा किसी के दबाव में आकर वस्तु की खरीद बिक्री ना हो। इसके परिणाम स्वरूप पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अपनी वस्तु के लिए अधिक मूल्य नहीं मांग सकता हो। ये सब पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं हैं। ओके, डेट इज क्लियर। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण की समस्या अत्यंत प्राचीन एवं जटिल है। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हम किसी भी वस्तु की मूल्य निर्धारण की समस्या जो है वो काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी पुराने समय से चलता आ रहा है और जटिल भी है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण का अर्थशास्त्रियों द्वारा विभिन्न विचार दिए गए हैं। इस संदर्भ में 3 सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, अब कुछ अर्थशास्त्री के बारे में देख लेते हैं हम लोग और उसके क्या क्या विचार हैं। मूल्य उत्पादन का लागत सिद्धांत, मूल्य का उत्पादन लागत सिद्धांत। दूसरा है मूल्य सीमांत उपयोगिता सिद्धांत। तीसरा है मूल्य का समान सिद्धांत। ठीक है, इसमें कॉमन देखा जाए तो तीनों में कॉमन क्या है? मूल्य है। ठीक है, और तीनों में कॉमन क्या है? सिद्धांत है। और यहाँ पे है उत्पादन सिद्धांत, उत्पादन, इसके बाद यहाँ पे है सीमांत, यहाँ पे है सामान्य सिद्धांत। ठीक है, तो मूल्य का उत्पादन सिद्धांत हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका प्रतिपादन जो है एडम स्मिथ ने किया। ठीक है, इसका मूल्य का उत्पादन सिद्धांत, आपसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं प्यारे दोस्तों कि मूल्य का उत्पादन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने करा? तो अपन लोग बताएंगे एडम स्मिथ। ओके, एडम स्मिथ। इसके बाद रिकार्डो जे एस मिल आदि प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने, ये सब एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, अर्थशास्त्रियों ने किया है मूल्य का उत्पादन सिद्धांत। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन के व्यय के द्वारा निर्धारित होता है। कोई भी उत्पादक अपनी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन व्यय के बराबर अवश्य रखेगा, जिससे उसे वस्तु बेचने में हानि का सामना ना करना पड़े। देखिए ये कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा है। कौन कहा है? तो एडम स्मिथ, रिकार्डो जे एस मिल आदि प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन के व्यय के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, यदि उत्पादन व्यय के द्वारा ही निर्धारित कर सकते हैं कोई भी वस्तु का मूल्य। इसके बाद प्यारे दोस्तों मूल्य के उसके उत्पादन व्यय के बराबर अवश्य रखेगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरे शब्दों में हम देखिए, हम लोग 2 शब्दों में किसी भी अब हम लोग देखते हैं दूसरों शब्दों में। ठीक है, दूसरे शब्दों में उत्पादक अपनी वस्तु की पूर्ति उस स्थिति में करता है। कोई उत्पादक है वो अपनी वस्तु की पूर्ति उस स्थिति में करता है जबकि उसे वस्तु का मूल्य कम से कम लागत व्यय के बराबर में मिले। इसलिए इस सिद्धांत को मूल्य उत्पादन का व्यय सिद्धांत कहा जाता है तथा इसे मूल्य का श्रम व्यय का भी सिद्धांत कहा जाता है। हम लोग दूसरे शब्दों में बहुत ही शॉर्ट कोट में समझे इस बात को। ठीक है, परंतु ये सिद्धांत जो हम लोग पढ़े ये दोषपूर्ण रहा है, इसमें कहीं ना कहीं एरर भी है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या एरर है, इस एरर पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या क्या दोष है इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला दोष है, ये सिद्धांत जो है प्यारे दोस्तों, ये सिद्धांत मूल्य निर्धारण का एक पक्षीय तथा अपूर्ण है, क्योंकि इसमें केवल पूर्ति पक्ष पर जोर दिया जाता है। ठीक है, इस पे जो है पूर्ति पक्ष पर ही सिर्फ और सिर्फ जोर दिया जाता है
और साथ ही साथ ये अपूर्ण भी है और एक पक्षीय है, मतलब वन साइडेड मतलब एक तरफा है, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल पूर्ति पर पक्ष पर ही जोर दिया जाता है। अब बात कर रहे हैं दूसरा का, अति अल्पकाल में और अनुरूपवाद में वस्तुओं का मूल्य उत्पादन व्यय से कम या अधिक भी हो सकता है। बिल्कुल राइट बात कहा है इन्होंने। इसी तरह आपको एग्जाम में पॉइंट बाय पॉइंट आंसर देना है ताकि आपके इस आंसर शैली को देख के एग्जामिनर इम्प्रेस हो, और बिल्कुल भी गेस पेपर से कॉपी नहीं करना है प्यारे दोस्तों। ओके, वस्तु का मूल्य उत्पादन के बाद भी बदल सकता है। वस्तु का मूल्य जो है उत्पादन के बाद भी बदल सकता है, यह सिद्धांत इस तथ्य का विश्लेषण नहीं करता। ओके, इसके बाद डी कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार संयुक्त उत्पादन की वस्तुओं का मूल्य निर्धारण नहीं हो सकता क्योंकि उत्पादन व्यय का ठीक पता नहीं लगता। ये बात भी बिल्कुल राइट है। आप लोग जो है कॉपी में लिख के आप खुद से भी समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वर्ड जो है डिफ़िकल्ट नहीं है, कठिन नहीं है, जटिल नहीं है, बिल्कुल सरल है और सरल बात को समझना काफ़ी ईजिली है, ठीक है। वही आप गेस पेपर से खुद से समझते तो बहुत मुश्किल होता समझने में। अब दूसरा देख लेते हैं, मूल्य का सीमांत उपयोगिता सिद्धांत, ठीक है। इसका प्रतिपादन जेवेंस, वालरॉस, गोसन आदि ने किया। ये सब वैज्ञानिक नाम, मतलब ये सब इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्री थे, इस सब का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। जेवेंस, वालरॉस, गोसन ये सब काफ़ी फेमस रहे हैं अपने ज़माने में। इस सिद्धांत के अनुसार वस्तु का मूल्य निर्धारण उसके सीमांत उपयोगिता के आधार पर होता है, ठीक है। उपभोक्ता जो है किसी वस्तु के लिए अधिक से अधिक मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर देने के लिए तैयार होता है, ठीक है। इसीलिए इस सिद्धांत को मूल्य का सीमांत उपयोगिता सिद्धांत कहा जाता है। एक आत्मनिष्ठ धारणा है, अतः मूल्य के इस सिद्धांत को मूल्य का आत्मनिष्ठ सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब समझने वाली बात नहीं है, बिल्कुल समझ ही सकते हैं आप लोग पढ़ के भी। और आगे हम लोग समझते हैं, जहाँ जहाँ समझने वाली बात होगी उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल भी देंगे, उदाहरण भी देंगे आपको, ठीक है। अब देखते हैं, परंतु ये जो दूसरा आप लोग देखें, मूल्य का सीमांत उपयोगिता सिद्धांत, ये भी कहीं ना कहीं दोषपूर्ण रहा है। तो इसमें क्या क्या कौन सा पॉइंट दोषपूर्ण रहा है, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। ये सिद्धांत भी जो है वन साइडेड है, मतलब एक तरफा है, ठीक है, और साथ ही साथ अपूर्ण है, मतलब पूर्ण नहीं है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, क्योंकि यह केवल मांग पक्ष पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? मांग पक्ष पर जोर देता है। ओके, और दूसरा है ये केवल अति अल्पकालीन बाजार मूल्य का ही व्याख्या करता है, जबकि किसी वस्तु की पूर्ति अस्थायी होती है। कोई वस्तु की पूर्ति जो है अस्थायी होती है, लेकिन यहाँ क्या कहा गया है? अल्पकालीन बाजार मूल्य का ही व्याख्या करता है, ठीक है। अब सी देख लेते हैं, मूल्य यदि उपयोगिता द्वारा निर्धारित होता तो पानी और हवा का मूल्य काफ़ी ऊंचा होता। ये पॉइंट मेरे को कहीं ना कहीं इम्प्रेस करता है, ठीक है। क्यों इम्प्रेस करता है? क्योंकि इसमें गहराई भरी है। मूल्य यदि उपयोगिता पर निर्धारित होता, ठीक है, मूल्य यदि उपयोगिता पर निर्धारित होता तो हवा का मूल्य काफ़ी होता, अब पानी का भी मूल्य काफ़ी होता। जैसे कि हम लोग 20 लीटर 20 रुपये में, यानी कि मिनरल वाटर पीते हैं, 20 लीटर 20 रुपये में लेके, 20 लीटर का पानी का दाम अभी 20 रुपये नहीं होता, मतलब काफ़ी होता। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे ऑक्सीजन भी हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर, लेकिन ऑक्सीजन हम पेड़ पौधे से काफ़ी प्रचुर मात्रा में फ्री में ले रहे हैं। मूल्य यदि उपयोगिता द्वारा निर्धारित होता तो हवा पानी का मूल्य काफ़ी ऊंचा होता। ये पॉइंट समझ लिए आप लोग। इसके बाद डी देख लेते हैं, उपयोगिता एक सापेक्षिक धारणा है। एक वस्तु की उपयोगिता विभिन्न व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होती है। इतना ही नहीं, एक वस्तु की उपयोगिता एक व्यक्ति के लिए विभिन्न समय में भिन्न होता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। इसके बाद एक कह रहा, उपयोगिता की माप संभव नहीं है, मतलब यानी कि कोई चीज़ का उपयोग हो रहा है उसको हम मापेंगे तो ये मापना जो है ना बिल्कुल संभव नहीं है, ये इन्फिनाइट है, ठीक है। अतः उपयोगिता को मापे बिना कीमत का निर्धारण करना कठिन है। और यहाँ एक बात और कह रहा है कि उपयोगिता को मापे बिना कीमत का निर्धारण भी करना जो है काफ़ी कठिन है। जैसे कि हम कुछ दिन पहले मार्केट गए हुए थे, तो हमारे यहाँ फूलगोभी जो है वो किलो के हिसाब से माप के बिका जाता है, ठीक है। वही हम जब घर से बाहर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे पीस के हिसाब से फूलगोभी बिका जाता है, जैसे कि 20 रुपये पीस, 25 रुपये पीस। और जब हम अपने घर आते हैं तो वहाँ केजी के हिसाब से मिलता है।
तो वही बात को हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं यहाँ पे। उपयोगिता की माप संभव नहीं है, उपयोगिता की माप संभव नहीं है, अतः उपयोगिता को मापे बिना कीमत का निर्धारण भी करना कठिन है। यहाँ दो बात एक साथ बोला जा रहा है, ठीक है। अब मार्शल एक अर्थशास्त्री थे। इसके अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण न तो केवल उसकी मांग द्वारा और न केवल उनकी पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है, बल्कि ये दोनों अपेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। बिल्कुल राइट है। प्रोफेसर मार्शल ने इसे एक सुंदर उदाहरण देकर इसका स्पष्ट किया है। इन्होंने मूल्य की तुलना कैंची से तथा मांग और पूर्ति की तुलना कैंची के दो फलकों से की है। प्रोफेसर मार्शल जो है, जो कि काफ़ी फेमस आदमी थे, फेमस अर्थशास्त्री थे, इन्होंने मूल्य की तुलना कैंची से तथा मांग और पूर्ति की तुलना कैंची के दो फलकों से की है। कैंची के दो फलक मतलब वो दो पत्तियां जो होती है, ऐसे ऐसे जो बाल काटते हैं, दो पत्तियां से काटते हैं बाल, तो उन दो फलकों से जो है मांग और पूर्ति की तुलना की है महाशय मार्शल ने, ठीक है। कैंची के दोनों फलक जितने आवश्यक हैं उतना ही आवश्यक मूल्य के लिए मांग एवं पूर्ति की शक्तियां हैं। जैसे देखिए, कैंची में यदि दो पत्तियां ना हो तो कैंची जो है अस्तित्वहीन हो जाता है, वो कैंची हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार मार्शल महाशय ने यानी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मूल्य के लिए मांग एवं पूर्ति की शक्तियां जो है वो दो कैंची की पत्तियां ही है, मतलब दोनों फलक ही है, ठीक है। मार्शल के अनुसार कैंची द्वारा काटने के कार्य में दोनों पत्तियां साथ साथ चलती है। जब हम कैंची चलाते हैं दोनों पत्तियां साथ चलती है। यदि एक चले एक ना चले तो फिर तो हो गया। और यह हम नहीं कह सकते कि कैंची केवल ऊपर वाली या केवल नीचे वाली पत्ती ही कार्य काटने का कार्य कर रही है। इसी तरह हम यह भी नहीं कह सकते कि मूल्य के निर्धारण केवल मांग द्वारा या केवल पूर्ति द्वारा ही हो रहा है। जिस प्रकार दोनों पत्तियां के बिना मिलने से कटने का कार्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार मूल्य का निर्धारण तब तक नहीं हो सकता जब तक मांग एवं पूर्ति बराबर ना हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, मूल्य के लिए मांग एवं पूर्ति काफ़ी मायने रखता है। और यहाँ पे मार्शल महाशय ने एक कैंची को लेके उदाहरण में सटीक समझाया ताकि आप लोग को समझने में परेशान ना हो, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, पैराग्राफ चेंज करोगे। पैराग्राफ चेंज करना भी जरूरी है, तो ही आप मार्क्स फुल में फुल ले सकते हो। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जिस बिंदु पर वस्तु की मांग एवं पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाता है, उस बिंदु पर मूल्य का निर्धारण होता है, ठीक है। मार्शल महोदय ने इस सिद्धांत में वस्तु की मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों पर जोर दिया है, इसलिए इसे मूल्य निर्धारण का सामान्यतः सिद्धांत भी कह सकते हैं प्यारे दोस्तों, ओके। इसे मार्शल महोदय ने दिया है। तो दो कैंची की यानी कि कैंची जो है फलकों के बिना अस्तित्वहीन है, उसी तरह मूल्य जो है मांग और पूर्ति के बिना अस्तित्वहीन है। ये कथन किसने दिया है, तो मार्शल महोदय ने दिया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बेल्डिंग के अनुसार। बेल्डिंग भी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। हम लोग मार्शल के बारे में पढ़ लिए, अब बेल्डिंग के बारे में देख लेते हैं। जितने मूल्य पर किसी वस्तु के विक्रेता उस वस्तु की जितनी मात्रा में बेचना चाहता है, उतने ही मूल्य पर क्रेता ही उतनी वस्तु मात्रा खरीदना चाहते हो, तो इसे संतुलन मूल्य कहा जाता है। इस प्रकार संतुलन मूल्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो ये विशेषताएं आप लोग कॉपी कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, आप लोगों से एक बात और बता दूं कि आप लोग को गेस पेपर से, नोटबुक से नहीं लिखना है एग्जाम में। उससे क्या होता है कि 20-20 मार्क्स में आपको 10 मार्क्स भी मिलना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो आप लोग हमारे चैनल को फॉलो करें और यहाँ से आप लोग आंसर देने की शैली को लिखें, कहाँ पे पैराग्राफ देना है, कहाँ पे कोमा देना है, वो सारा बात को फॉलो करें। और प्यारे दोस्तों, BA BSc BCom पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी सब्जेक्ट के सेशन यूट्यूब चैनल टारगेट विद सीएम के माध्यम से दिया जाता है। तो इसलिए आप सभी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों का कॉमेंट का इंतजार रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ भी ऐड हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको टेलीग्राम में बहुत सारे मटेरियल बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं। इतने सारे आप लोगों को बेनिफिट इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, थम्स अप करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।